सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक नंबर 4 यानी कि गुप्त साम्राज्य। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आज का टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। अच्छा, सबसे पहले आप ये जानो कि आखिर गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ। तो आपने इससे पहले मौर्य वंश के बारे में सारा कुछ अच्छे से पढ़ लिया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। देखो, मौर्य वंश का जब पतन होता है तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य की शुरुआत होती है। और स्टार्टिंग में ना ये जो गुप्त शासक थे ये कुषाण वंश के सामंत हुआ करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर गुप्त साम्राज्य के हमारे फाउंडर कौन थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो गुप्त शासक के जो फाउंडर थे उनका नाम था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक थे। इनका कार्यकाल 240 से लेकर 280 एडी तक रहा। एक उस टाइम पर लेख पाया गया था, उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति लेख। इसके द्वारा जो है ऐसी जानकारी मिलती है कि श्रीगुप्त जो है इस वंश के फाउंडर थे। लेकिन ये राजा जो है श्रीगुप्त ये बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। जो नंबर 2 पे जो शासक आते हैं उनका नाम था घटोत्कच। ये इनके पुत्र थे, ये श्रीगुप्त के पुत्र थे। इनका कार्यकाल 280 से लेकर 319 एडी तक चला। गुप्त शासकों में सबसे पहले महाराज की उपाधि इन्हीं ने धारण की थी। ये क्वेश्चन भी आया है कि गुप्त शासकों में सबसे पहले महाराज की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो इसका सही आंसर होगा घटोत्कच। नंबर 3 पे जो है घटोत्कच के पुत्र आते हैं, उनका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। इन्हें जो है गुप्त साम्राज्य का रियल फाउंडर माना जाता है। इनका शासनकाल 319 से लेकर 335 एडी तक रहा। ये जो है घटोत्कच के पुत्र थे, या तो ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया। ये 319 ईस्वी में शासक बनते हैं। तो शासक बनने के बाद ना इन्होंने एक कैलेंडर चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना गया। गुप्त शासकों में ये पहला शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अभी आपने जस्ट पढ़ा, इनके जो पिता थे जिनका नाम था घटोत्कच, उन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी। और ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे इन्होंने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ये ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने शादी करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इनकी शादी लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से होती है। इसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं जिनका नाम था समुद्रगुप्त। इनका कार्यकाल 335 से लेकर 375 एडी तक रहा। ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक बना जिसने राज्य विस्तार के साथ साथ साम्राज्य को मजबूत करने का भी प्रयास किया। इसीलिए विंसेंट स्मिथ ने, नाम फिर से बोल रहा हूँ, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट भी किया होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था, तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। आखिर समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत के कई राज्य और दक्षिण भारत के कई राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, अभी आपको जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में। तो ये लेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और ये पहले कहाँ पे था, कौशाम्बी में था। अच्छा, इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है ये सबसे पहले अशोक ने बनवाया था, जो कि कौशाम्बी में स्थित था, जिसे बाद में अकबर ने प्रयागराज में स्थापित करवा दिया। ये एक कला प्रेमी थे। कौन, समुद्रगुप्त की बात कर रहा हूँ। ये एक कला प्रेमी थे और इन्हें कविराज की संज्ञा भी दी गई है। इसके अलावा एक सिक्के पर बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त का चित्र भी बना हुआ है, जो कि यह दर्शाता है कि यह कला प्रेमी था। इसके बाद नेक्स्ट शासक आते हैं चंद्रगुप्त सेकंड, जिनका कार्यकाल 375 से लेकर 415 एडी तक रहा। यह समुद्रगुप्त का पुत्र था। शासन में आने के बाद इसने शकों को हरा दिया, क्योंकि शकों का जो साम्राज्य था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये शक कौन थे। तो देखो, ये ना मध्य एशिया की एक जनजाति थी जो चारागाह की खोज में बढ़ते बढ़ते भारत पहुंच गए थे। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया, इनको हरा दिया। हराने के बाद इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने धारण की। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलवाए।
इसके अलावा चंद्रगुप्त जी के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न यानी कि 9 रत्न, मतलब ऐसे लोग जिनके पास विशिष्ट कला थी। इनकी 2 राजधानी थी, पहला पाटलिपुत्रा और दूसरा उज्जैन। अच्छा, आपने इसके अलावा फाहियान का नाम जरूर सुना होगा। फाहियान एक चीनी बौद्ध यात्री था जो इन्हीं के टाइम पर यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर इंडिया आया था। अच्छा, आपने महरौली का नाम जरूर सुना होगा। महरौली आपको दिल्ली में सिचुएटेड है और वहाँ पर एक आयरन का पिलर है जिसमें आज तक जंग नहीं लगा हुआ है, और ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही बनवाया गया था, जो कि प्रेजेंट टाइम पर एक मस्जिद है वहाँ पर, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, वहीं पे ये सिचुएटेड है। इसके अलावा आपने कालिदास जी के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो कालिदास जो हैं वो इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। अब बात करते हैं कुमारगुप्त के बारे में। तो कुमारगुप्त जो है इनका कार्यकाल 415 से लेकर 455 एडी तक रहा। आपने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण इन्हीं के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था? तो कुमारगुप्त जी के टाइम पे हुआ था। गुप्त शासक जितने भी थे ना, वो सभी के सभी वैष्णव धर्म को मानते थे, लेकिन कुमारगुप्त अन्य धर्मों को भी मानते थे। इसीलिए इसने बुद्धों का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। और इसी दौरान क्या होता है कि आपको मध्य एशिया की एक आक्रामक जनजाति थी जिनका नाम था हुनो। ये बार बार बॉर्डर पर आकर लूटपाट मचाते थे, तो कुमारगुप्त ने इन्हें युद्ध में हरा दिया। इसके बाद अगले शासक बनते हैं जिनका नाम था स्कंदगुप्त। इनका कार्यकाल 455 से लेकर 467 यानी कि 467 एडी तक रहा। इन्होंने सुदर्शन झील को फिर से ठीक करवाया था ताकि सिंचाई हो सके। इन्होंने हुनों को युद्ध में हराया, ठीक है। इस वंश के बाद फिर से छोटे छोटे शासकों ने राज करना शुरू कर दिया था, जिससे गुप्त वंश की प्रतिष्ठा जो है धीरे धीरे कम होने लगी थी। और 550 ईस्वी तक आते आते गुप्त वंश पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है। इसके अलावा एक शासक और थे जिनका नाम था भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के शासनकाल के दौरान 510 ईस्वी के आसपास एरल अभिलेख में, कौन सा अभिलेख? एरल अभिलेख में किसी के सती होने का अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। ओके, इसके बाद जो है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। गुप्त वंश के फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो विष्णुगुप्त, जिनकी 550 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा आपने पुराण के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो पुराणों का अंतिम संकलन भी गुप्त काल के समय हुआ था। गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में किसने योगदान दिया था? तो सुश्रुत ने योगदान दिया था। इसी काल में भूमिदान का भी विस्तार हुआ और इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखो, इसके अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना, और ये भी आपको गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड है। देखो, इस समय के जो शासक थे ना, वो मूल रूप से आपको वैष्णव धर्म को मानते थे। इन्होंने वैष्णव धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार किया। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर बौद्ध धर्म का अच्छा खासा विकास देखने को मिलता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण भी इसी काल में किया गया था, जो कि पूरे तरीके से बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। और इसी काल में आपको शैव धर्म का भी अच्छा खासा विकास देखने को मिलता है। राज के जो सिंबल होते थे ना, वहाँ पर गरुड़ का चित्र होना और वैष्णव धर्म से जुड़े हुए मंदिरों का निर्माण होना इसी समय देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, इस समय यहाँ पर जैन धर्म का भी विकास देखने को मिला। और पहली बार जो मंदिर निर्माण का जो परंपरा स्टार्ट हुआ था, वो इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ था। और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर देवगढ़ एक जगह है जो कि झांसी में था, और यहीं से आपको दशावतार मंदिर मिला है जो कि विष्णु देवता से रिलेटेड है। अच्छा, आपने सुना होगा कि विष्णु भगवान जी के 10 अवतार थे, तो उन्हीं में से एक अवतार था वराह अवतार। तो इसी काल में यानी कि गुप्त काल में वराह अवतार को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली। सो इसको आप याद कर लेना। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सुदर्शन झील का फिर से निर्माण किस गुप्त शासक ने करवाया था? अगर आपको इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। सो फाइनली आज का ये टॉपिक अपना हो गया है कंप्लीट। सो यानी कि गुप्त साम्राज्य में जितना भी कुछ था आपको मैंने सारा कुछ अच्छे से समझा दिया। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह आता है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। दोनों की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और लास्ट में यही बोलना था कि अगर आपको आज की वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। और बाकी मैं ये कह रहा था कि ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना रखा है,
सो उन तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जिसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड जैन धर्म और बुद्ध धर्म और थर्ड टॉपिक मौर्य वंश। सो अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, उन तीनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अपन मिलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।